हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था लेकिन वो कुछ रीज़न की वजह से अपलोड नहीं किया। मैंने किया था बट वो अच्छे से प्ले नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो देखो, कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे 80 होते हैं सीसैट के क्वेश्चन। तो उसमें से हमें लगभग 50 और 60 के बीच में हमें अटेम्प्ट करने होते हैं, तब जाके हमारा सीसैट क्लियर होता है। लेकिन अगर किसी की एक्यूरेसी अच्छी है तो वो 50 तक भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कहा है तो इतना करके आना, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप आपकी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग कर लेना, लेकिन इसके आसपास ही आप अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। देखो, कॉम्प्रिहेंशन में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपको मोस्ट ये जो वर्ड्स दिए होते हैं, मोस्ट लॉजिकल, रैशनल, क्रूशियल इन्फरेंस, अजम्पशंस या कर्क्स हो या सेंट्रल आइडिया हो, ऐसे दिए होता है ना। तो इसके पहले तो आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद काफ़ी कुछ भी लोग अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं यूट्यूब पे कि इस तरह से करो, आपका आरसी अच्छे से हो जाएगा। लेकिन एक बेसिक फंडा आप याद रख लेना है, बेसिक थिंग। मतलब मैंने अभी 5-6 अटेम्प्ट दे चुकी हूँ मैं, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट के। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ आपको कि एक तो देखो, आपको अंडरस्टैंडिंग होना पैसेज की बहुत ज़रूरी है। तब तक जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आपकी एक्यूरेसी भी अच्छे से नहीं आएगी। और ये कैसे होगा? ये आपके प्रैक्टिस के साथ आएगा। चाहे आप पहले पैसेज पढ़ के फिर सॉल्व करो या पहले क्वेश्चन पढ़ के फिर पैसेज पढ़ लो, ये आपके ऊपर है। आपको जिस तरह से समझ में आता है उस तरह से आप करो। लेकिन मुझे ये तरीका सही लगता है कि पहले क्वेश्चंस पढ़ लो फिर उसके अकॉर्डिंग पैसेज से आंसर निकाल लो। ये मुझे सही लगता है। लेकिन किसी लोगों को ऐसे भी लगता है कि पहले पैसेज पढ़ लो फिर इससे आंसर निकालो। ऐसे भी आप कर सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बिना पैसेज पढ़ के जो लोग बोलते हैं ना कि आप अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन, हाँ, एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन अटेम्प्ट करना उसमें आपकी 100% एक्यूरेसी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए पैसेज की प्रैक्टिस करो और टाइम लगा के देखो कि 1 मिनट में आपका पैसेज सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 1 मिनट में नहीं हो रहा है ना, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप 50 या 60 अटेम्प्ट कर पाओगे। इतना टाइम ही नहीं मिलेगा। मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है लेकिन मैं बहुत टाइम लेती थी। ये मेरे साथ 2 बार हुआ है कि मैं जब पहली बार मुझे पता चला कि मुझे मेरा टाइम सफिशिएंट नहीं हो रहा है, फिर भी मैंने नेक्स्ट ईयर में मैंने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की, टाइम के ऊपर वर्क नहीं किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप बताओ मुझे, आप पूरे 40 ही अटेम्प्ट करके आ रहे हो तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कम होती है आपके क्लियर करने की सीसैट की। तो मेरे साथ यही होता था, मैं 40 या 45 ही अटेम्प्ट करके आती थी। तो उससे क्या होता था, मेरी मतलब एक्यूरेसी के साथ आप आरसी मतलब कॉम्प्रिहेंशन में आप गारंटी नहीं ले सकते कि वो जो भी आप सॉल्व कर रहे हो वो सही होगा, क्योंकि यूपीएससी अपने अकॉर्डिंग ही आंसर देती है ना, हमारे अकॉर्डिंग थोड़ी देगी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि टाइम लगा के आप सॉल्व करो, ताकि आप मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। और मैथ के भी क्वेश्चन जो होते हैं ना, जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है ना, उनको भी मैं बता रही हूँ कि आप प्लीज़ मैथ की प्रैक्टिस करके जाना। बहुत इजी इजी टॉपिक, मैंने एक वीडियो भी बनाया था उसके ऊपर। आप इजी, जैसे कि नंबर सिस्टम बहुत इजी है। अगर आप अच्छे से धीमे धीमे समझोगे ना तो बहुत अच्छे से आप कवर कर पाओगे नंबर सिस्टम। और वहाँ से यूनिट डिजिट, रिमाइंडर, डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, लगातार आए हैं यूपीएससी के सीसैट में। तो वो कवर हो जाएगा। और रीजनिंग के भी बहुत इजी इजी होते हैं, बस आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी ना तो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो इसीलिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन, वेन डायग्राम के क्वेश्चन, आज जो मैंने यूट्यूब पोस्ट में एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक चूज करो जिसको आप प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो उनको, ताकि आपकी जो एक्चुअल एग्जाम है वो आपके एक्यूरेसी के साथ करेक्ट हो जाए क्वेश्चंस। ठीक है, चलो टाइम ज़्यादा नहीं लूँगी मैं, हम जल्दी से देखते हैं। अजम्पशन तो मैंने आपको बता ही दिया था, बहुत आसान होते हैं। लेकिन जब इतने छोटे पैसेज होते तो अजम्पशन छोड़ के मत आना। अगर लंबे, बहुत लंबा पैसेज है और वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी दिक्कत आती है तो तब वो छोड़ देना। ऐसा नहीं है कि सारे ही कॉम्प्रिहेंशन के अटेम्प्ट करके आना, ज़रूरी नहीं है। जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है तो वो छोड़ देना, आगे बढ़ जाना। ठीक है, तो चलो देखते हैं ये मोस्ट लॉजिकल, रैशनल एंड क्रूशियल इन्फरेंस। तो मुझे लग रहा है काफ़ी लोग तो आजकल इसी में गलती कर रहे हैं, इन्फरेंस में। मैंने कल भी बोला था
किसी को तो मैं समझा रही थी, तो उस टाइम पे मैंने बोला था कि देखो इन्फरेंस का मतलब क्या होता है, कंक्लूजन होता है, राइट। इन्फर करना मतलब अनुमान लगाना, ठीक है। तो ये मतलब कंक्लूजन निकालना, कंक्लूजन ड्रॉ करना, तो ये होता है इन्फरेंस का मीनिंग। और मोस्ट लॉजिकल, रैशनल एंड क्रूशियल, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है लॉजिकल, लॉजिकल बोल रहा है। तो आपको यहाँ पे इमोशनली होके सोचना नहीं है, या जो आपका नॉलेज है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर नहीं निकालना है। यहाँ पे पैसेज में क्या बोला है तो इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आंसर निकालना है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट इन्फ्रेंस दिया है, इफ malnourished condition in children is caused by gut bacteria it cannot be treated। ये देखो इस तरह से कोई भी पैसेज नहीं बोल सकता कि इट कैन नॉट बी ट्रीटेड, इम्पॉसिबल, ऐसा अगर होगा ना तो उसको हाँ एलिमिनेट कर देना, ये एलिमिनेट कर देते हैं हम, ठीक है। गट बैक्टीरिया जो होते हैं आपके पेट के अंदर होते हैं गट बैक्टीरिया, ठीक है। सेकंड बोल रहा है द गट्स ऑफ मालनरिश्ड। मालनरिश्ड वो होते हैं जिनका पोषण भरण अच्छा नहीं होता है, तो वो लोग थोड़े से पतले से नजर आते हैं, ठीक है। तो वैसे वाले बच्चों के बारे में बात करें, मालनरिश्ड। सो मालनरिश्ड बेबी शुड बी इनोक्यूलेट विथ मैच्योर माइक्रोबायोम्स। अब ये कैसे कर सकते, दूसरों के पेट में होते हैं मैच्योर वाले, तो कैसे निकाल के उसको कर देंगे, तो ये थोड़ा सा गलत लग रहा है। फिर भी हम पैसेज पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग इन्फ्रेंस निकालेंगे। बेबीज ऑफ मालनरिश्ड मदर शुड बी फेड विथ डेयरी मिल्क फोर्टिफाइड विथ सियालेटेड, इसका प्रोनाउंसिएशन अपने अकॉर्डिंग कर लेना, ओलिगोसैकेराइड्स इंस्टेड ऑफ मदर्स मिल्क, ओके। एंड दी है यहाँ पे रिसर्चर ऑन बेनाइन इफेक्ट्स, मतलब ये हार्मलेस इफेक्ट बोल रहे हैं, मतलब कोई इफेक्ट नहीं होता है, ऑफ गट बैक्टीरिया ऑन न्यूट्रिशन हैज पॉलिसी इम्प्लीकेशंस, ठीक है। तो देखते हैं, अभी हमें कंफ्यूज तो ये इन दोनों इसमें होना चाहिए, बाकी तो हम पैसेज पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग आंसर निकाल ही देंगे। तो देखो पैसेज में पहले मैंने हमेशा बोला है कि लाइन टू लाइन ब्रेक करो ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। देखो इस तरह से आप ब्रेक करोगे पैसेज को, ठीक है, इस तरह से ब्रेक करोगे, जहां जहां आपको डायरेक्ट लगता है ना वहां वहां आप कर लेना, ठीक है। यहाँ पे हो रहा है, देखो इन अ स्टडी साइंटिस्ट कंपेयर द माइक्रोबायोम्स ऑफ पुअरली नरिश्ड एंड वेल नरिश्ड इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रंस। तो देखो एक साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, जो माइक्रोबायोम्स होते हैं, माइक्रोबायोम्स तो आपको पता होंगे ना, जिसमें बैक्टीरियाज होती हैं बॉडीज में, तो वो कुछ अच्छी बैक्टीरियाज होती हैं जो कि हेल्प करती है हमारे डाइजेशन में, तो वो माइक्रोबायोम्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो उन्होंने रिसर्च किया है, कुछ मालनरिश्ड होते हैं या जो मालनरिश्ड, पुअरली नरिश्ड जो बच्चे होते हैं जिनको अच्छा वाला न्यूट्रिशन नहीं मिला होता है वो वाले, और कुछ जो नरिश्ड इन्फेंट्स होते हैं, मतलब ऐसे यंग चिल्ड्रंस, मतलब अच्छे वाले और थोड़े पुअरली नरिश वाले, इन दोनों में इन्होंने रिसर्च किया। तो इनको क्या मिला, गट बैक्टीरिया वर आइसोलेटेड फ्रॉम, मतलब इन्होंने जो पॉटी होती है उसमें से सैंपल लिया इन्होंने, जो गट बैक्टीरियाज का, और मालनरिश्ड और हेल्दी चिल्ड्रन का, दोनों का, मालनरिश्ड और हेल्दी चिल्ड्रन का लिया। तो माइक्रोबायोम्स वाज इमैच्योर एंड लेस डाइवर्स इन मालनरिश्ड। जो माइक्रोबायोम्स जो थे वो इमैच्योर थे, किसके अंदर, मालनरिश्ड वाले चिल्ड्रंस के अंदर, और जो मैच्योर वाले किसके अंदर थे, माइक्रोबायोम्स जो कि हेल्दी चिल्ड्रन थे उनके अंदर मैच्योर थे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू सम स्टडीज द chemical composition of mother's milk has shown the presence of a modified sugar. This is not utilized by the baby for its own nutrition. ठीक है, however, the bacteria constituting the infant's microbiomes thrive on this sugar which serves as their food. तो ये देखो जो अच्छे हेल्दी वाले जो बच्चे हैं उनके अंदर जो होते हैं, मतलब जो गट बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो उस शुगर को मतलब कंज्यूम कर रहे थे। तो उससे क्या हो रहा था, जो मदर के मिल्क के अंदर जो शुगर होता है
उसको वो कंज्यूम कर रहे थे और वो जो था बच्चों के अंदर नहीं जा रहा था। तो इससे क्या हो रहा था, वो बच्चे जो है वो हेल्दी रह रहे थे। लेकिन माल नरिश्ड मदर जो है उसके पास लो लेवल थी वो शुगर जो कि मिल्क के अंदर होती है, और उसके परिणाम क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंटली द माइक्रोबायम्स ऑफ देयर इन्फेंट्स फेल टू मैच्योर दैट इन टर्न लीड्स टू मालनरिश्ड बेबीज। तो उनके अंदर वो कम थे, मिल्क के अंदर वो शुगर जो है वो कम थी, इसीलिए उनके जो बच्चों के अंदर जो बैक्टीरिया थी तो वो मतलब गुड बैक्टीरिया जो होती है हमारे गट्स के अंदर, तो वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही थी। तो वो बेबीज भी एज अ रिजल्ट मालनरिश्ड ही रह रहे थे, मतलब मालनरिश्ड मदर की बच्चे भी मालनरिश्ड ही रह रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से देखो पूरे एक स्टडी हुई किसके ऊपर, गट माइक्रोबायोम्स के ऊपर, एक हेल्दी और पुअरली नरिश चिल्ड्रन के बीच में ये स्टडी की गई है। और उसमें से ये पाया गया कि जो हेल्दी मदर होती है उसके मिल्क में जो भी शुगर होता है उसको डाइजेस्ट कौन करता था, वो बैक्टीरियाज करते थे। तो इसी वजह से वो बच्चे जो है मतलब बच्चे जो है हेल्दी रहे। और जो मालनरिश्ड मदर थी उनकी जो उसके मिल्क कम था, मतलब मिल्क के अंदर वो शुगर कम थी, इसीलिए उनके बेबीज भी मालनरिश्ड रह गए। तो इस तरह से ये हमने सार निकाला, मतलब पूरा समरी निकाला इसमें से। तो अब देखते हैं, इस तरह से ही अंडरस्टैंड करना है आपको, तभी आप आंसर निकाल पाओगे। तो यहाँ पे इन्फरेंस निकालने के लिए बोला है। क्या इन्फरेंस हम ये निकाल सकते हैं कि जैसे इन्फरेंस की बात होती है कि मान लीजिए कहीं पे मैंने बोला था बारिश हो रही है, हिमालयन रीजन में बारिश हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेजी से बारिश हुई है, हमने न्यूज़ में सुना। अब जब बारिश हो चुकी है तो हम ये इन्फर कर सकते हैं ना कि वहाँ पे लैंडस्लाइड भी हुई होगी, वहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, अब फ्लड्स भी आए होंगे। इस तरह से हम इन्फर कर सकते हैं ना, अनुमान या हमारा जो तर्क है वो निकाल सकते हैं ना हम। तो ये हुई बात। तो यहाँ पे रिसर्च किया है, मतलब क्या क्या क्यों रिसर्च करते हैं? नहीं नहीं, कोई भी दो चीजों में अगर रिसर्च किया है तो क्यों करते हैं रिसर्च? अगर देखो ऐसे भी लेबोरेटरी में साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, क्यों करते हैं? उससे अगर जो चीज हमारी खराब है तो उसको मतलब सही करने के लिए वो रिसर्च करते रहते हैं ना। अगर यह कुछ खराब है तो उसको सही करने के लिए वो रिसर्च चल रहा होता है। तो यहाँ पे भी पूरा रिसर्च किया जा रहा है। तो देखो रिसर्च किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ना कि ये तो गलत है, मालनरिश्ड कंडीशन इन चिल्ड्रन कॉज्ड बाय गट बैक्टीरिया इट कैन नॉट बी ट्रीटेड। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं, ये गलत है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे देखो, द गट्स ऑफ मालनरिश्ड बेबी शुड बी इनोक्यूलेटेड विथ मैच्योर माइक्रोबायम्स। तो ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, बस स्टडी हुई है और ये बताया है, बस इतना ही है। तो हमें इन्फर निकालना है, तो ये इन्फर हम नहीं निकाल सकते, ये तो सजेशन हो गया, ठीक है, ये इन्फर नहीं हुआ। और ये तो हमने पॉसिबिलिटी बताई कि नहीं ही हो सकता, एकदम निगेटिवली बताया हमने। और ये हमने सजेस्ट किया, ठीक है, पैसे से ये सजेस्ट हो रहा है और इन्फर नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये बेबीज ऑफ माल नरिश्ड मदर शुड बी फेड विथ, ये भी शुड बी मतलब सजेशन हुआ, तो सजेशन नहीं चाहिए हमें, इन्फ्रेंस चाहिए, तर्क चाहिए, अनुमान चाहिए, वो भी लॉजिकल, रैशनल एंड क्रूशल चाहिए। तो शुड बी है यहाँ पे, तो ये भी नहीं है। और ये तो डेयरी मिल्क फोर्टिफाइड, अरे रिसर्च हुआ है, हम सजेस्ट क्यों करेंगे? गवर्नमेंट ने जब रिसर्च उन्होंने किया है तो वही उपाय भी ढूंढेंगे ना। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर डी बन जाता है कि रिसर्च ऑन बेनाइन इफेक्ट्स ऑफ गट बैक्टीरिया ऑन न्यूट्रिशन हैज पॉलिसी इम्प्लीकेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा तर्क जो है, हमारा इन्फ्रेंस जो है, ये सही बैठता है लॉजिकली, ठीक है। ये हार्मफुल नहीं होते हैं गट बैक्टीरिया और न्यूट्रिशन। अगर ये मतलब ये न्यूट्रिशन के ऊपर ये रिसर्च पाया गया, लेकिन जो भी पॉलिसी लाई जाएंगी तो उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीकेशंस हो जाएंगे, ये बोला गया है। तो ये बिल्कुल सही हमारी बन जाती है डी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब हमारा जो सेकंड है अजम्पशन वाला, मैं बहुत डिटेल में समझा रही हूँ, टाइम भी
ले रही हूँ, लेकिन आप ना अच्छे से समझ लेना। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि बहुत लंबा हो रहा है वीडियो तो 1.5 की स्पीड से देख लेना। अजम्पशंस देखो, अजम्पशन पूछा गया, अजम्पशन मतलब देखो यहाँ पे ये तीनों अजम्पशन दिए हैं, उसमें से कौन सा करेक्ट है, मतलब इसके इर्द गिर्द को लिखा है क्या पैसेज में, अगर इसके इर्द गिर्द लिखा है मतलब ये अजम्पशन सही है, अगर इसके इर्द गिर्द लिखा है तो ये अजम्पशन सही है, अगर इसके इर्द गिर्द लिखा है तो ये अजम्पशन सही है। इस तरह से होता है, हमें इसको करेक्ट करना होता है। और ये भी होता है कि जो जिसने भी ये पैसेज लिखा उसने अज्यूम करके लिखा होता है, तो उसको हम अजम्पशन बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो ये पैसेज बहुत छोटा है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं छोड़ने चाहिए। अरे सॉरी, इसके ऊपर एक अजम्पशन है, इस पैसेज के ऊपर भी एक अजम्पशन है, यहाँ पे मैं भूल ही गई थी, हाँ यहाँ पे एक अजम्पशन है, ठीक है, 64 वाला। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये प्रोसेस्ड प्रोबायोटिक फूड्स आर अ सोल्यूशन टू ट्रीट द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम malnourished ड्यू टू इमेच्योर गट बैक्टीरिया कंपोजिशन। देखो ये अजम्पशन, ये अज्यूम करके लिखा नहीं है, उन्होंने रिसर्च किया है, ठीक है, तो ये गलत होता है अजम्पशन। और यहाँ पे सेकंड देखो, बेबीज ऑफ malnourished मदर्स जनरली टेंड टू बी मालनरिश, ये बात सही है बिल्कुल। यहाँ पे यही बोला है कि जो मालनरिश्ड मदर होती है तो उसके शुगर, जो उसका मिल्क है उसके अंदर शुगर कम होती है, तो बच्चे भी एट दी एंड मतलब उसका रिजल्ट भी बच्चों पे दिखाई देता है कि वो भी मालनरिश्ड ही होते हैं। तो ये बिल्कुल सही अजम्पशन है, तो इसका बी आंसर आ जाता है करेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे देखो सेकंड पैसेज हमारा, तो यहाँ पे बोला गया है कि regions of glacier warm faster than other regions due to global warming, ठीक है, global warming can lead to sea floor sediments in some areas, okay, so melting glacier can reduce marine biodiversity in some areas। वैसे भी ये सम आ जाता है ना, तो हमारी स्टेटमेंट सही होती है, तो मान लो ये सही है, मान लो अकॉर्डिंग टू एलिमिनेशन मेथड, तो ये सही मान के चलते हैं, लेकिन फिर भी हमें पैसेज पढ़ना है। तो वैसे तो हमारा आंसर आ ही जाता है, लेकिन हम आंसर पढ़ेंगे, सॉरी पैराग्राफ पढ़ेंगे। सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम तोड़ देते हैं इसको पहले, ठीक है। टेम्परेचर हैव राइजन नियरली 5 times एज रैपिडली ऑन द वेस्टर्न अंटार्कटिका पेनिनसुला, ठीक है, ये सिर्फ वेस्टर्न अंटार्कटिका की बात कर रहा है, पैसेज में जितना बोला है उसके अकॉर्डिंग जाना है हमें। ये बोल रहा है वेस्टर्न अंटार्कटिका पेनिनसुला देन द ग्लोबल एवरेज ओवर द पास्ट 5 डिकेड्स, जो ग्लोबली एवरेज जितना टेम्परेचर राइज हुआ है उसके 5 times यहाँ पे, कहाँ पे, वेस्टर्न अंटार्कटिका पेनिनसुला में बढ़ गया है टेम्परेचर। सो रिसर्चर हैव now found that melting glaciers are causing a loss of species diversity among benthos in the coastal water of the Arctic Peninsula, impacting an entire sea floor ecosystem। तो यहाँ पे बोल रहे तो अब क्या हुआ, इतना 5 times टेम्परेचर बढ़ चुका है ग्लोबल एवरेज के, तो रिसर्च हुआ, तो रिसर्चर ने ये फाउंड किया कि जो अभी मेल्टिंग ग्लेशियर हो रहे हैं इसकी वजह से क्या कॉज हो रहा है, तो लॉस ऑफ स्पीशीज की डाइवर्सिटी जो है स्पीशीज की, तो वो लॉस हो रही है अमंग बेंथोस इन द कोस्टल वाटर ऑफ जो होता है वहाँ पे और अंटार्कटिका पेनिनसुला, और इम्पैक्ट क्या हो रहा है एन एंटायर सी फ्लोर इकोसिस्टम के ऊपर ये इसका इम्पैक्ट हो रहा है। एंड दे बिलीव इंक्रीज लेवल ऑफ सस्पेंडेड सेडिमेंट्स इन वाटर एंड टू बी कॉज ऑफ dwindling biodiversity in the coastal region। तो ये देखो ये सस्पेंडेड सेडिमेंट्स जो है वो वाटर के अंदर उसका लेवल बढ़ रहा है, तो कोस्टल रीजन में क्या हो रहा है, dwindling biodiversity मतलब बायोडाइवर्सिटी कोस्टल रीजन में खत्म हो रही है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे देखो फर्स्ट अजम्पशन हमारा ये बोल रहा है कि रीजन्स ऑफ ग्लेशियर वार्म फास्टर देन अदर रीजन्स। ग्लेशियर वार्म हो रहे कि नहीं हो रहे फास्टर इसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ ग्लेशियर मेल्ट हो रहे क्योंकि टेम्परेचर जो है वो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जितना है उसके 5 times बड़ा है। कहाँ पे, सिर्फ वेस्टर्न अंटार्कटिका पेनिनसुला पे बड़ा है। तो ये कंपैरिजन अदर रीजन के साथ नहीं हो रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर के बारे में हो रहा है, लेकिन ये कंपैरिजन क्या किसके साथ कर रहे हैं, ग्लेशियर वार्मिंग के साथ कर रहे हैं। तो इसीलिए ये अजम्पशन गलत है।
ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग कैन लीड टू सी फ्लोर सेडिमेंटेशन इन सम एरिया, तो यहाँ पे ही बोला ना, इंक्रीज लेवल ऑफ सस्पेंडेड सेडिमेंट्स इन द वाटर टू बी द कॉज ऑफ डिवेंडिंग बायोडाइवर्सिटी इन द कोस्टल रीजन पे बढ़ रहा है, इसीलिए तो ये बायोडाइवर्सिटी खत्म होती जा रही है। तो ये एजम्पशन बिल्कुल सही है। और थर्ड बोला है कि मेल्टिंग ग्लेशियर कैन रिड्यूस मराइन बायोडाइवर्सिटी इन सम एरियाज, वही तो हो रहा है, मेल्टिंग ग्लेशियर की वजह से तो पेसिस जो है वो लॉस हो रही है, पेसिस की डाइवर्सिटी लॉस्ट हो रही है। ठीक है, तो यही बोला गया है। तो मतलब, और यहाँ पे भी यही बोला है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो खत्म होते जा रही है। तो बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है, सही एजम्पशन है, मतलब यहाँ पे आंसर हमारा सी आ जाता है। आई होप कि आप समझ पाए। जितना बोला गया है पैसेज में उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालना होता है, ऑदर ज्ञान नहीं लगाना है। हाँ, ये एलिमिनेशन वाले जो वर्ड्स होते हैं, ऑल हो या बस ओनली हो या सम हो, इस तरह से आप कर सकते हो, लेकिन पैसेज पढ़ना है, पैसेज फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो अब इसका क्वेश्चन देखते हैं हम। ये जो मैंने क्वेश्चन अभी पोस्ट किया था, तो ये क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाँ, देखो यहाँ पे क्या बोला है मैंने, मैंने नहीं, क्वेश्चन है, मतलब इन अ स्कूल टोटल 300 स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड। ठीक है, मैं पहले ही बता रही हूँ, मेरा मैथ जो है 10th के बाद मैंने कभी मैथ नहीं पढ़ा है, मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ। तो मुझे जैसे समझ में आया उसी के अकॉर्डिंग मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और आप भी प्लीज़ ट्राई करते रहिए। ठीक है, 170 स्टूडेंट्स लाइक बैडमिंटन्स, मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 300 हैं, और जो 170 स्टूडेंट जो है वो बैडमिंटन, मतलब इतना ही लिख लेते हैं हम, 170 बैडमिंटन को पसंद करते हैं, और जो बास्केटबॉल है उसको कितने करते हैं, 160 लोग जो है बास्केटबॉल को पसंद करते हैं। ठीक है, और जो 70 ऐसे हैं जो कि दोनों को भी पसंद करते हैं, मतलब दोनों को भी पसंद करने वाले, सॉरी, हाँ ठीक है, दोनों को भी पसंद करते हैं, वो कितने हैं, यहाँ पे 70 हो गए, और यहाँ पे बैडमिंटन वाले 170 कर देते हैं हम, यहाँ पे 160 जो बास्केटबॉल वाले कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गए हम। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द स्कूल लाइक नाइदर बैडमिंटन और नॉर बास्केटबॉल, मतलब ऐसे कितने स्टूडेंट है जिनको दोनों भी पसंद नहीं है, बैडमिंटन भी पसंद नहीं है और बास्केटबॉल भी पसंद नहीं है। तो देखो हमें पहले क्या करना है, ये वेन डायग्राम का है, बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन, इनको छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, आसान होते हैं। तो यहाँ पे देखो कॉमन है, मतलब दोनों को भी पसंद करने वाले कितने हैं, 70 है। ठीक है, यहाँ पे जो बैडमिंटन वाले और बास्केटबॉल वाले, ठीक है, तो यहाँ पे है 170 और यहाँ पे है 160। तो दोनों में मतलब देखो ये जो 70 है इनको तो बास्केटबॉल भी पसंद है और बैडमिंटन भी पसंद है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, तो ये माइनस कर देते हैं, इधर से 70 से माइनस कर देते हैं, तो कितने आ जाते हैं, 70 से 170 से -70 कर देते हैं, तो यहाँ पे कितने रह जाते हैं, सिर्फ 100 रहते हैं जिन जो प्योरली बैडमिंटन को पसंद करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 160 है, इसमें से 70 माइनस कर देते हैं, तो प्योरली पसंद करने वाले कितने आ जाते हैं, 90 आ जाते हैं। ठीक है, बास्केटबॉल को पसंद करने वाले 90 आ जाते हैं। तो और ये 70, तो ये प्लस हम क्या करेंगे, 70 और प्लस यहाँ पे ये जो 90 है उसको पसंद, मतलब रुक जाओ, हाँ ये मैंने 90 ज़रा दूर ही लिख लिया है ना, तो इधर से निकाले 90, हाँ तो यहाँ पे लिख लेते हैं 90, इनका टोटल कर दो, अब कितने हो जाएंगे ये, 190 और 260 हो जाएंगे ये 260, लेकिन टोटल कितने बोले हैं उन्होंने, टोटल बोले हैं उन्होंने 300 से माइनस कर दो आप 260, मतलब ये जो 260 ऐसे लोग हैं जो कि खास करके बैडमिंटन और बास्केटबॉल भी पसंद करते हैं, और दोनों को लाइक करने वाले भी हमने यहाँ पे देखे हैं। तो इतने 260 लोग हैं जो कि बैडमिंटन बास्केटबॉल भी खेलते हैं और पसंद भी करते हैं, ऐसे लोग हैं। लेकिन इसमें अगर माइनस कर दो 300 में से जो 40 बच जाते हैं, तो 40 ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल ही दोनों को भी पसंद नहीं करते, बास्केटबॉल को भी नहीं, बैडमिंटन को भी नहीं। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 40 आ जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब अब अभी
अगर ऐसे क्वेश्चन बोला कि कितने लोग हैं जो कि प्योरली बैडमिंटन ही खेलते हैं, तो उसमें हम कह सकते हैं कि 100 लोग हैं जो कि प्योरली बैडमिंटन खेलते हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जो कि प्योरली बेसबॉल खेलते हैं, तो वो 90 लोग हैं जो कि प्योरली बेसबॉल खेलते हैं। और कौन से ऐसे कॉमन लोग हैं जो कि दोनों को भी पसंद करते हैं, वो है 70 जो कि दोनों को भी पसंद करते हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जो कि दोनों को भी पसंद नहीं करते, वो है 40। हमने अभी आंसर निकाला है। अगर बोला जाए कि कितने ऐसे लोग हैं, 300 में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो कि बैडमिंटन भी खेलते हैं, बेसबॉल भी, बास्केटबॉल भी खेलते हैं और पसंद भी करते हैं, तो वो ऐसे है 260 ऐसे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। तो ये बहुत आसान होता है, प्रैक्टिस के साथ आप समझ जाओगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ टेलीग्राम पे भी जो क्वेश्चन देती हूँ मैं उसको भी सॉल्व करना, और पोस्ट में भी जो क्वेश्चन देती हूँ उसको भी सॉल्व करना, आप ही का फ़ायदा होगा। ठीक है।